हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है अपने पॉलिटी की श्रृंखला में वीडियो नंबर 1 जिसमें पार्ट 1 जिसमें हम चर्चा किए थे, उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए थे। वो भी आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 32 तक, जिसमें हमने 32 तक जो इंपॉर्टेंट थे उसको मैंने ख़त्म कर लिया है। अब पार्ट 2 में देखेंगे जो है आर्टिकल 32 से आर्टिकल 33 से लेकर के 60 तक आर्टिकल से थोड़ा थोड़ा लेकर के चलते हैं, जिससे ज़्यादा लंबे वीडियो ना बने और आप जो है एक चलते फिरते काम करते हुए खाते पीते हुए वीडियो को देखते हुए देख सकते हैं अपने, है ना। तो अब प्रारंभ करते हैं इसके। अब आर्टिकल 32 33 उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है। इसके बाद एक आता है आपका भाग 4 आता है DPSP, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो होता है वो आता है DPSP। भाग 4 DPSP। इसमें पहला आर्टिकल 36, इसमें एक बताया गया है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, इसमें जो है राज्य की परिभाषा पूरे DPSP में जो है मतलब यही बताया गया है कि एक राज्य अपनी जनता के लिए, वहाँ के अपने प्रजा के लिए क्या क्या कर सकता है, वहाँ के लोगों के लिए क्या क्या कर सकता है। अब आर्टिकल 36 में क्या कि आर्टिकल 36 में राज्य का अर्थ है उन सभी संस्थाओं से है, मतलब जो राज्य शब्द इसमें लिया गया है उसका जो अर्थ है हम उसको बता रहे हैं कि इस राज्य शब्द का अर्थ उन सभी संस्थाओं से है जो संविधान के तहत शासन करती हैं या संविधान के अंडर में रह के शासन करती हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण हो, तो उसमें ये राज्य शब्द की जो परिभाषा के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण। अब इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स चलते हैं। अगला आर्टिकल 39A, इसका जो है नाम है आर्टिकल 39A। 39A में बताया गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। समान न्याय यानी राज्य जो है अपने प्रदेश के निवासियों के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जैसी चीज़ों को मुहैया कराएगा, ठीक है। तो ये उल्लेख इसमें 39A में किया गया है। अब इसमें जो है आर्टिकल, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल 40 सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बताया गया है, ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है ना। अब इसमें जो है ग्राम पंचायतों का गठन, इसमें राज्य क्या करेगा कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन और उनके स्थानीय स्वशासन के रूप में सशक्त बनाने का प्रयास करेगा। इसे आप इसको सिर्फ नोट करते चलिए या नोट नहीं करिए या मतलब वीडियो को देखिए और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये आर्टिकल ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगे। मतलब राज्य जो है ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्थानीय स्वशासन के रूप में सशक्त बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल 41, आर्टिकल 41, इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 41, इसमें काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार और सहायता का सार्वजनिक सहायता का अधिकार। इसमें क्या है, जैसे वृद्धावस्था, बेरोजगारी एवं बीमारी की स्थिति में कार्य, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। बट ये सिर्फ कुछ दिशाओं में, जैसे मैंने बात किया ना, वृद्धावस्था, बीमारी की अवस्था में, जैसे कोई व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बीमार है या मतलब वृद्धावस्था में है, बेरोजगारी में है, जैसे तो बेरोजगारी तो अपने यहाँ बहुत ज़्यादा ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करा सकता है, तो इसलिए इसको सिर्फ जो है लागू किया गया है सिर्फ कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में। वो दशाएं कौन सी हैं, ये बेरोजगारी हो गया, वृद्धावस्था हो गया। वृद्धावस्था में कैसे, जैसे जो सरकार जो है पेंशन मुहैया कराती है सबको, राज्य सरकार की तरफ से भी आती हैं, केंद्र सरकार की भी तरफ से आती हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की तरफ से। और अगला है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी में क्या,
जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, अब सबको तो भाई जॉब तो मुहैया करा नहीं सकती सरकार, तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, मनरेगा जैसी चीज़ लेके आया। मनरेगा, मनरेगा में काम ही दिया जाता है, रोजगार दिया जाता है ताकि जो है गरीबी को कम किया जाए। और अगला, जैसे बीमारी की स्थिति में ऐसे कुछ जो कुछ दशाएं मैंने बात की, तो यही सब वही कुछ दशाएं हैं जिसमें जो है चर्चा की जाती है। अगला आता है, तो अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 42। आर्टिकल 42 क्या मैंने बताया अभी, श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय कार्य परिस्थितियाँ। श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियाँ। अब इसमें क्या है, जैसे श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण, अब इसका मतलब जो है क्या हुआ कि अब श्रमिक की न्यायपूर्ण, जैसे श्रमिक जो है कार्य कर रहा है तो उसको उसका वेतन मिलना चाहिए, काम कर रहा है भाई। अगला क्या, मानवीय परिस्थितियाँ, कि जैसे मानवीय व्यवहार हो, जानवरों की तरह व्यवहार ना हो कि जो वहाँ पे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे काम कराए जा रहे हैं, आज भी कहीं कराए जा रहे हैं, वो अलग चीज़ें हैं। वहाँ पे सरकार जो है मतलब जिम्मेदारी ले उस चीज़ की, और वहाँ पे सख्त से कानून बना करके उस पर मतलब उसको संज्ञान में लेकर ये चीज़ है। जैसे है तो DPSP यही है कि श्रमिकों के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय परिस्थितियाँ, तो मानवीय परिस्थितियाँ और जानवरों जैसा व्यवहार न कुल मिलाकर ये है। अगला है आर्टिकल 42 का ए, इसी का पार्ट है। जैसे जो ए बी मैंने बताया था कि लास्ट में ए या रोमन में कोई 1 2 आता है, तो मतलब बाद में ऐड किए गए हैं। अगला आता है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारिता हो। राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारिता हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये इतना हो गया, अब चलते हैं नए पेज पे। भाई थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिएगा, यहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं है तो हम वाइट बोर्ड पे समझा रहे हैं और आप लोग पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ाई हो सकती है, या हम सिर्फ डिजिटल बोर्ड पर ही पढ़ा सकते हैं, वो कंटेंट से मत। ये आता है आर्टिकल नंबर 43। इसमें क्या है, जैसे इसमें क्या है, कुटीर उद्योग, जो गांव के छोटे छोटे उद्योग होते हैं, गांव के नहीं मतलब छोटे उद्योग जितने हैं गांव स्तर पर, उन सबको कुटीर उद्योग बोला जाता है। जैसे घरेलू उद्योग हो गए, सब कुटीर उद्योग। तो इसमें अगला आता है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। अब राज्य क्या करेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा। वहाँ पे जैसे नए अधिकारी, अपने ज़िले में नए अधिकारियों को, नए सचिव, ग्राम सचिव को नियुक्त करके वहाँ के कुटीर उद्योगों के बारे में बताएगा, या फिर जो वहाँ की से लोकल उद्योग है, कोई फैक्ट्री छोटी मोटी है, जैसे कुछ क्या झाड़ू बनाने का हो गया, मिट्टी के बर्तन बनाने का हो गया, ऐसी ऐसी चीज़ों का जो है कुटीर उद्योग कहलाते हैं, जो छोटे लेवल पे जो हों, तो उनको राज्य क्या करेगा, उनको प्रोत्साहन देगा। इसका उद्देश्य क्या है, समझ जाते हैं, ऐसे ही उसको लिखेंगे नहीं। ये स्वरोजगार मतलब जो गांव लेवल में मतलब रोजगार, उसको स्वरोजगार बोलते हैं, को बढ़ावा देना, स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना, ग्रामीण विकास को सशक्त बनाना, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात भी इसी में ही की गई है। मतलब जो कर्मकार के लिए उनकी जो ज़रूरत है, उनकी कितना मजदूरी उनको चाहिए, उसके लिए बात इसी में की गई। अगला आता है आर्टिकल 43 का बी, आर्टिकल इसी का पार्ट बी, 43 का बी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सहकारी समितियों का उन्नयन। इसी में ही बात की गई, जो सहकारी समितियां होती हैं इसका उन्नयन किया गया। अब जैसे बी है, इसमें बी लिखा गया है, तो ये एड कब हुआ, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 द्वारा, 97 कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक संशोधन 2011 द्वारा एड किया गया है। ठीक है ना, ठीक हो गया ना, सहकारी समितियों का उन्नयन।
अगला आता है आर्टिकल नंबर 44, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 44 समान, ये तो बीच बीच में आता रहता है, इसकी चर्चाएं न्यूज में आता रहता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है करंट अफेयर की दृष्टि से भी और आपके एग्जाम में भी। तो है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसमें क्या है, राज्य को यह मतलब इसमें राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपूर्ण भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो, यानी कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून, ठीक है ना। अब इसमें अगला इम्पोर्टेंट चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल नंबर 46, इसमें क्या है, SC ST और पिछड़े वर्गों के आर्थिक ही इसमें शैक्षिक है, आर्थिक पिछड़े वर्गों की शिक्षा, समझ लीजिएगा, पिछड़े वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों, यानी कि राज्य का ये मतलब कर्तव्य बनता है कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो है शिक्षा और आर्थिक हितों का संरक्षण करना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगला है आर्टिकल नंबर 47, इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 47 में पोषण और जीवन स्तर में सुधार, पोषण एवं जीवन, समझ लीजिएगा, पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार। इसमें हो गया पोषण एवं जीवन स्तर में सुधार। इसमें क्या है कि वही राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार हो तथा साथ ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों जैसे नशीली दवाओं, मदिरा और अन्य हानिकारक पदार्थों के सेवन पर जो है सरकार जो है प्रतिबंध लगाएगी, जिससे जो है अब भाई नशीली दवाओं और जो हानिकारक दवाओं पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाएगा सरकार, तो परेशान कौन होगा, हमारे ही लोग, हमारे ही प्रदेश के लोग। तो जो है राज्य की सरकार का ये कर्तव्य यही बनता है, पोषण और जीवन स्तर में इस तरह का सुधार करेगी। अगला आता है इंपॉर्टेंट, कृषि और पशुपालन का आधुनिक संगठन, आर्टिकल नंबर 48, कृषि एवं पशुपालन जैसी चीज़ों का यूज किया गया है इसमें, बस शब्द इसी में है, कृषि और पशुपालन का आधुनिक संगठन, आर्टिकल नंबर 48 में है। इंपॉर्टेंट कभी भी पूछ लिया जाता है कि कृषि और पशुपालन जो है TPSP के किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है, कृषि और पशुपालन का आधुनिक संगठन। इसका प्रावधान, राज्य को कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से इसको संगठित करना चाहिए, जिसमें कि जो है हमारे किसान जो है इसमें नए तरीके की जो है खेती कर सकें, है ना। अगला इसमें इसका महत्व क्या रहेगा कि इस अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा देगा, ठीक है ना। अब भाई कृषि पशुपालन में जो है वैज्ञानिक तरीके से जो है इसके पशुपालन और कृषि की जाए, इसमें यही बात की गई है। अगला आता है इसमें, इसी का मतलब बाद में ऐड किया गया आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48 का ए, इसमें जो है पर्यावरण का संरक्षण और प्रबंधन, पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रबंधन, और इसी में ही चर्चा की गई वन और वन्य जीवों की रक्षा, वन और वन्य जीवों की रक्षा, वन और वन्य जीवों की रक्षा, यानी जो वन में हमारे वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करना ही राज्य का कर्तव्य है, कि मतलब अपनी प्रजा से उसकी रक्षा करवाएगा, है ना। अब अगला आता है हमारा, जिससे मतलब अब इसमें समझ लेते हैं पर्यावरण के संरक्षण प्रबंधन। इसमें क्या है कि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होगा, वन्य जीव और पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा होगी, सतत विकास और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित होगी। पर्यावरणीय विकास और सतत विकास आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम इस पर वीडियो बना देंगे आगे, या फिर आप जो है अपनी किताब से या कहीं किसी माध्यम से आप देख लीजिएगा सतत विकास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये।
अपोज कर ले करना हो तो। अब आता है आर्टिकल नंबर 15। अब 50 से इसका जो है एक ट्रिक अभी बताते हैं। इसमें बताया क्या गया है, इस पर जान ली। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। इसका याद 50 मतलब क्या होता है, हाफ, तो हाफ हाफ कर दिया गया। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, इन दोनों का पृथक्करण मतलब किया नहीं गया, मतलब इसमें बताया गया है कि कैसे दोनों पृथक हैं। इसका उद्देश्य मतलब क्या था संविधान के बनाते समय, कि न्यायपालिका स्वतंत्र रहे और सरकार के अंगों से प्रभावित न हो। ये न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है, इनमें जो संसद है, इसमें कोई हस्तक्षेप ना कर सके न्यायपालिका में। तो ये अपने जो है यानी कि जो गवर्नमेंट बॉडी है उससे जो है अपने आप को स्वतंत्र रहे, उस पर कोई प्रेशर ना बना सके न्यायपालिका पर। ये बताया गया है आर्टिकल 50 में। अगला चलते हैं आर्टिकल नंबर 51। आर्टिकल नंबर 51, आर्टिकल 51 इसमें बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये राज्य जो है ये ऐसी चीज़ें आपसे करवाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना, इसमें क्या है, अन्य देशों के साथ मित्रता, सहकार्य और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग शामिल करें, सहयोग स्थापित करें, जिससे जो है हम अन्य देशों के साथ जैसे मित्रता रहेगी, तभी वहाँ से हम जो है मतलब हमारे अच्छे संबंध रहेंगे उस देश के साथ, तभी उसके साथ हम व्यापार कर सकेंगे। मतलब जो है पर्यटन हमारा उसके साथ जो है बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा। मतलब इसका महत्व भी क्या होता है, वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच सहयोग और दोस्ताना संबंध स्थापित करना, और जो है युद्ध और संघर्ष से जो है बचना। मतलब इस भाई ऑब्वियस सी बात है, आप दोस्ताना संबंध रखेंगे तो युद्ध संघर्ष क्यों होगा, है ना। अब आते हैं अगला जो है आर्टिकल नंबर, अब एक काम करते हैं, इस पर ख़त्म करते हैं 51 पे। हम अगले वीडियो पार्ट 3 में बहुत जल्द ही इसका जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल जितने हैं और लेकर के आएंगे। इसे मतलब इससे ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, 10 मिनट 5 मिनट की बने, और जो है आप उसको अच्छे से समझ सकें, है ना। आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस टाइम अपना वीडियो देखें, स्क्रीनशॉट लें, रख लें। कोई भी आप पढ़ाई करने का मन करे, आप जैसे समझ रहे हैं कि ये वाला आर्टिकल मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप उन्हें फ़ोटो में से देख लें। और अब इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसका पार्ट 3 में बहुत जल्द लेकर के आएंगे। आर्टिकल नंबर 52 से रहेगा। इसमें क्या था, 33 से लेकर के 51 तक मैंने चर्चा, पूरा टीपीएसपी की मैंने इसमें चर्चा कर ली है। अब अगला भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा आपका, ठीक है ना। और जो है आप इसमें कमेंट सेक्शन ऑन है इस वीडियो में, तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे उनको ज़रूरत रहे तो वो पढ़ सकें, है ना। वीडियो तो आप कैसी लगी आप ही बताएंगे, कमेंट के माध्यम ज़रूर बताइएगा, जिससे हम अगली वीडियो बनाने के लिए अच्छे से मोटिवेट हो सकें। और ठीक है, अगले वीडियो जल्दी लेकर के आएंगे, उसको ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।